दोस्तों, अगर कल सुबह इंडिया और किसी पावरफुल कंट्री के बीच टेंशन सडनली बढ़ जाए तो सबसे पहले कौन निकलेगा? आर्मी, एयरफोर्स या नेवी? सच बताऊं, आज की दुनिया में जिस देश की नेवी पावरफुल होती है उस देश की इकोनॉमी भी सिक्योर होती है। उसका ट्रेड भी सिक्योर होता है, उसका फ्यूचर भी सिक्योर होता है। लेकिन एक और सवाल, ये जो हज़ारों करोड़ के वॉरशिप्स होते हैं जो समुद्र में 30-40 साल तक देश की सिक्योरिटी करते हैं, जो मिसाइल्स कैरी करते हैं, हेलीकॉप्टर्स कैरी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की सबमरीन को भी ढूंढ निकालते हैं, ये बनाता कौन है? अमेरिका में अलग कंपनीज हैं, चाइना में अलग कंपनीज हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ कुछ ही कंपनीज हैं जो इतना कॉम्प्लेक्स काम कर सकती है। और उनमें से एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उस कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, लोग इस कंपनी को सिर्फ एक पीएसयू स्टॉक समझते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ डिफेंस स्टॉक बोलते हैं, कुछ लोग डिविडेंड के लिए देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लोग इस कंपनी का असली बिजनेस ही नहीं समझते। और जब तक बिजनेस समझ नहीं आता तब तक किसी भी स्टॉक को समझना इम्पॉसिबल है। तो आज हम सिर्फ मैज़गॉन डॉक का स्टॉक एनालिसिस नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे एक कंपनी इंडिया की नेवल पावर के पीछे क्वाइटली काम कर रही है, कैसे एक डिस्ट्रॉयर बनता है, कैसे सबमरीन बनती है और क्यों दुनिया में बहुत कम कंपनीज ये काम कर पाती है। और एंड में हम फाइनेंशियल्स और चार्ट भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी, एक ऐसी कहानी जो हर इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए। चैप्टर 1, जिसने समुद्र जीता उसने दुनिया जीती। दोस्तों, हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाती है। अगर आप पिछले 500 साल का हिस्ट्री देखोगे तो एक पैटर्न नज़र आएगा। पोर्टुगल, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब कंट्रीज एक कॉमन चीज़ शेयर करती है। इन सब की नेवी बहुत पावरफुल थी और इसी वजह से ये सिर्फ अपनी बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रही। इन्होंने दुनिया भर में ट्रेड रूट्स कंट्रोल किए, पोर्ट्स बनाए, रिसोर्सेज लाए और धीरे धीरे इकोनॉमिक सुपर पावर बन गए। एक लाइन में कहूँ तो सी पावर इज इकोनॉमिक पावर। अब ज़रा इंडिया की तरफ देखिए। हमारे पास लगभग 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इंडियन ओशियन दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक ओशियंस में से एक है। मिडिल ईस्ट का ऑयल, एशिया का ट्रेड, यूरोप का कार्गो, सब इसी रूट से गुजरता है। और यहाँ एक फैक्ट सुनो, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल ट्रेड का शिप्स के थ्रू होता है। अगर ये रूट्स डिस्टर्ब हो जाए तो सिर्फ कंट्रीज ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती है। इसी वजह से हर मेजर कंट्री अपनी नेवी को कंटिन्यूसली मॉडर्नाइज करती रहती है और इंडिया भी अब इसी रेस में बहुत अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। चैप्टर 2, एक इंसिडेंट जिसने इंडिया की सोच बदल दी। अब मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूँ। 26 नवंबर 2008, मुंबई। एक ऐसा दिन जिसे शायद इंडिया कभी नहीं भूल सकता। टेररिस्ट समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंच गए और उस दिन एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ गई, समुद्र सिर्फ ट्रेड का रूट नहीं है, सिक्योरिटी का भी रूट है। उसके बाद इंडिया ने कोस्टल सर्वेलेंस इंप्रूव की, नेवल कैपेबिलिटी पर फोकस बढ़ाया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और धीरे धीरे इंडियन नेवी को नेक्स्ट जनरेशन फोर्स बनाने की प्लानिंग शुरू हुई। लेकिन प्लानिंग करना अलग बात है और इतने एडवांस्ड वॉरशिप बनाना बिल्कुल अलग। क्योंकि वॉरशिप बनाना कार बनाने जैसा नहीं होता, बिल्डिंग बनाने जैसा नहीं होता, ब्रिज बनाने जैसा नहीं होता। वॉरशिप इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस होता है। चैप्टर 3, वॉरशिप बनाना इतना मुश्किल क्यों है? सोचिए, एक नॉर्मल कमर्शियल शिप और एक डिस्ट्रॉयर में क्या डिफरेंस होगा? बहुत लोग बोलेंगे मिसाइल्स, बस। लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक मॉडर्न डिस्ट्रॉयर में हज़ारों किलोमीटर्स की वायरिंग होती है, एडवांस रेडार सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं, मिसाइल लॉन्च सिस्टम्स होते हैं, सोनार होता है, हेलीकॉप्टर डेक होता है, गैस टर्बाइंस होती है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं और इन सबको परफेक्टली सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। एक छोटी सी इंजीनियरिंग मिस्टेक सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन सकती है। इसीलिए दुनिया में बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाती है और यही रीज़न है कि मैज़गॉन डॉक जैसे बिजनेस को समझना इतना इंटरेस्टिंग है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि कंपनी सिर्फ शिप्स नहीं बनाती, वो कुछ और भी बनाती है जिसका नाम सुनते ही डिफेंस एक्सपर्ट्स का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, सबमरीन्स। और बिलीव कीजिए, सबमरीन बनाना वॉरशिप बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। चलिए अगले चैप्टर में समझते हैं कि मैज़गॉन डॉक का एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है और क्यों इस इंडस्ट्री में कंपटीशन नाम की चीज़ लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करती। चैप्टर 4, सबमरीन बनाना रॉकेट साइंस से कम नहीं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
अगर मैं आपसे कहूं कि एक बिल्डिंग बनाना मुश्किल है, एक ब्रिज बनाना उससे भी मुश्किल है, लेकिन एक सबमरीन बनाना शायद उन दोनों से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो क्या आप मानोगे? सच तो यह है, सबमरीन इंजीनियरिंग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग फील्ड में से एक मानी जाती है। सोचिए, एक ऐसा मशीन जो हजारों टन भारी हो, पानी के अंदर महीनों तक ऑपरेट करे, एनिमी को डिटेक्ट करे, खुद डिटेक्ट ना हो, मिसाइल्स लॉन्च करे और फिर सेफली वापस भी आ जाए। ये कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मूविंग अंडर वाटर सिटी जैसा होता है। एक सबमरीन के अंदर पावर जनरेशन सिस्टम अलग, ऑक्सीजन मैनेजमेंट अलग, नेविगेशन अलग, वेपन सिस्टम्स अलग, कम्युनिकेशन अलग, और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ चलता है एटीट्यूड की कोई जगह नहीं होती। एक छोटी सी डिजाइन फ्लॉ क्रोड्स नहीं, कभी कभी देश की सिक्योरिटी का नुकसान बन सकती है। और इसी वजह से दुनिया में बहुत ही कम शिपयार्ड्स हैं जो सबमरीन बना सकते हैं, और इंडिया में मैज़गॉन डॉक उन्हीं में से एक है। अब शायद आप समझ रहे होंगे मार्केट इस कंपनी को सिर्फ एक पीएसयू क्यों नहीं मानता। चैप्टर 5, मैज़गॉन डॉक का असली बिजनेस मॉडल। देखिए, अगर आप किसी एफएमसीजी कंपनी को देखो तो वो रोज प्रोडक्ट्स बेचती है, हर दिन सेल्स होती है, हर महीने रेवेन्यू आता है, लेकिन मैज़गॉन डॉक्स का मॉडल बिल्कुल अलग है। यहाँ एक प्रोजेक्ट ही हजारों करोड़ का हो सकता है, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 5 साल, 7 साल, कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं। मतलब ये क्वार्टर टू क्वार्टर बिजनेस नहीं है, ये डिकेड टू डिकेड बिजनेस है। और इसी वजह से अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट देखकर कंपनी को जज करता है, तो वो शायद बिजनेस को गलत एंगल से देख रहा होता है। मैज़गॉन डॉक का काम होता है इंडियन नेवी के लिए एडवांस्ड वॉरशिप्स बनाना, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, और इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी को सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का करना पड़ता है। Thousands of suppliers, lakhs of components, years of planning, testing, गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस, सी ट्रायल्स, और इसके बाद जाकर डिलीवरी। ये प्रोसेस किसी फैक्ट्री में मोबाइल फोन बनाने जितना आसान नहीं है। चैप्टर 6, सबसे बड़ी एंट्री बैरियर। अब एक इंटरेस्टिंग बात, स्टॉक मार्केट में कंपटीशन हर जगह होता है। सोप बनाना है, 10 कंपनीज बना लेंगी। स्टील बनाना है, कई कंपनीज बना लेंगी। सीमेंट बनाना है, कंपटीशन भरपूर है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट बोले हमें एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर बनाना है, तो कितनी कंपनीज खड़ी हो जाएंगी? रियलिटी बहुत ही कम। और इसी को बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं हाई एंट्री बैरियर। मैज़गॉन डॉक के पास सिर्फ मशीन्स नहीं है, कंपनी के पास है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हाईली ट्रेन्ड वर्कफोर्स, स्पेशलाइज्ड ड्राई डॉक्स, नेवल इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। और डिफेंस बिजनेस में ट्रस्ट बनाने में सालों नहीं, कभी कभी डिकेड्स लग जाते हैं। चैप्टर 7, ऑर्डर बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? दोस्तों, अगर आप किसी आईटी कंपनी को एनालाइज करते हो तो आप क्लाइंट्स देखते हो, एफएमसीजी कंपनी एनालाइज करते हो तो ब्रांड्स देखते हो, बैंक एनालाइज करते हो तो लोन बुक देखते हो, लेकिन डिफेंस कंपनीज में सबसे पहले इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? ऑर्डर बुक। और रीजन भी सिंपल है, सोचिए, अगर कंपनी के पास अगले 7-8 साल का कंफर्म्ड वर्क ऑलरेडी पड़ा हो, तो उसके पास फ्यूचर रेवेन्यू की एक विजिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गारंटीड है, एग्जीक्यूशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑर्डर बुक इन्वेस्टर्स को ये बताती है कि कंपनी के पास काम कितना है, और डिफेंस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक को अक्सर फ्यूचर ग्रोथ का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। इसी वजह से जब भी मैज़गॉन डॉक का कोई बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मार्केट उस न्यूज़ को काफ़ी क्लोजली फॉलो करता है। चैप्टर 8, लेकिन एक चीज़ जो बहुत कम लोग समझते हैं, अब यहाँ एक ट्विस्ट है, और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं डिफेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। एक वारशिप प्रोजेक्ट अगर डिले हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिले हो सकता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए तो मार्जिन इम्पैक्ट हो सकते हैं, एग्जीक्यूशन स्लो हो तो प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। और इसी वजह से सिर्फ ऑर्डर मिलना ही काफ़ी नहीं होता, उस ऑर्डर को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना वही असली गेम होता है। और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर इसी चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अब तक हमने कंपनी की स्टोरी समझी, हमने देखा मैज़गॉन डॉक का बिजनेस ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन है। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ स्टोरीज पर पैसा नहीं देता, मार्केट नंबर्स देखता है, और अब वक्त आ गया है स्टोरी से नंबर की तरफ बढ़ने का। चलिए स्क्रीनर खोलते हैं और देखते हैं क्या कंपनी के फाइनेंशियल इस पावरफुल बिजनेस स्टोरी को सपोर्ट भी करते हैं या सिर्फ कहानी ही अच्छी है। ये हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ गए हैं, हमने मैज़गॉन डॉक का पेज ओपन किया है। मैज़गॉन डॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 92,527 करोड़ का है। करंट प्राइस 2,294 रुपीज़ चल रही है। इसका हाई और लो 3,061 रुपीज़ है, जबकि लो 2,057 रुपीज़ है। स्टॉक का पीई 35.8 पर ट्रेड कर रहा है।
बुक वैल्यू 242 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.75% है, ROCE 36% है, ROE 29.2% है और फेस वैल्यू 5 रुपये है। ये मैज़ेगॉन डॉक के बारे में कुछ हिस्ट्री और कंपनी क्या करती है जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है वो बता रखा है। कंपनी का लाइन चार्ट देखें तो वो अभी एक करेक्शन में चल रहा है। इसकी बात हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस वाले सेक्शन में करेंगे। स्क्रीनर हमें कुछ प्रोज और कॉन्स भी बताता है कंपनी के, ये हम देख सकते हैं। प्रोज की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 33.5 CAGR ओवर लास्ट 5 years. Company has a good return on equity track record. 3 years ROE is 32.3%. Company has maintaining a healthy dividend payout of 28.6%. कुछ कॉन्स देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.49 times its book value. Liabilities of 37,852 crore rupees. Earning include an other income of 1139 crore rupees. Debtor days have increased from 59.5 to 73.1 days. अगर हम मैज़ेगॉन डॉक के कंपिटिटर्स की बात करें तो ये कुछ कंपिटिटर्स इसके कंपटीशन में खड़े रहते हैं। हालांकि सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन मैज़ेगॉन डॉक के पास ही है, लेकिन इसको क्लोजली कोचिन शिपयार्ड काफ़ी अच्छा कंपटीशन देता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो स्टेबिलिटी के साथ कंपनी के सेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी ठीक ठाक बढ़ रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर्स में ये कम होता नज़र आया है, पर जैसा कि हमने बात करी थी, सिर्फ एक क्वार्टर को देख के हमको फैसला नहीं लेना है। एक क्वार्टर ख़राब होता है तो दूसरा क्वार्टर इसका अच्छा भी निकल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 302 करोड़ से सीधा 695 करोड़ और 887 करोड़ तक पहुंचा है। तो हमें लॉन्ग टर्म स्टोरी पे ध्यान रखना है। इसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी स्टेबल बढ़ा है। मार्केट की एक खास आदत होती है कि वो रेट ऑफ चेंज पर रिएक्ट करती है, ना कि सिर्फ चेंज पर। यानी कि अगर आपने पिछले साल ज़्यादा प्रॉफिट किया है तो इस साल आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा अपने स्टॉक को और ऊपर लेकर जाने के लिए। अगर आपने उतना ही प्रॉफिट दिखाया तो वो रेट ऑफ चेंज में नहीं आता। अगर हम इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो हर साल की सेल्स काफ़ी ठीक ठाक बढ़ रही है। ये एक स्टेबल सेल्स के रूप में मानी जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है, काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफ़ी अच्छा स्टेबल दिख रहा है। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कुछ नंबर्स देखे जाएं तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 12%, 5 साल की 26% और 3 साल की 18% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की 16%, 5 साल की 34% और 3 साल की 32% है। स्टॉक का CAGR 10 साल में कुछ दे नहीं रखा, 5 साल में 78% और 3 साल में 35% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 26%, 5 साल में 30% और 3 साल में 32% है। ये काफ़ी स्टेबल नंबर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को डिनोट करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी दिख रही है। टोटल लाइबिलिटीज़ काफ़ी स्टेबल दिख रही है टोटल एसेट्स के अगेंस्ट में। कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्वार्टर बेसिस पे काम नहीं करती। ये एक प्रोजेक्ट लेती है, उसको परफेक्शन तक तैयार करके डिलीवर करती है, इसलिए इसका कैश फ्लो बिगड़ा हुआ ही रहता है। इस तरीके के स्टॉक्स में आपको कैश फ्लो बिगड़ा हुआ ही मिलेगा। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स जून 2025 के आसपास कुछ एग्जिट लिया है, लेकिन DIIs ने इस स्टॉक पर काफ़ी अच्छा भरोसा जताते हुए अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट सिमिलर सी पोजीशन चल रही है, 1 या आधा % ऊपर नीचे। अब तक हमने बिजनेस देखा, फाइनेंशियल्स देखे, लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ पास्ट नंबर्स पर नहीं चलता। मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को प्राइस करता है और इसी वजह से अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। चार्ट हमें फ्यूचर नहीं बताता, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस कंपनी के बारे में करंटली क्या सोच रखते हैं। मोमेंटम किस तरफ है, डिमांड कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों हम ट्रेडिंग व्यू के पोर्टल पर आ चुके हैं। मैज़ेगॉन डॉक का हमने मंथली चार्ट खोला है। मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आई है और अभी ये एक करेक्शन में आया हुआ है। यदि हम देखें तो यहाँ पे हमको सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा जिसकी तरफ ये मूव कर रहा है। हम ये रेड कैंडल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रेशर आ रहा है ऊपर से इस सपोर्ट की तरफ आने के लिए। अगर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ये काफ़ी अच्छे से पता चल रहा है कि ये सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम फिबोनाची
प्लेस करते हैं तो हमको 0.5 और 0.6 पे एक लेवल दिखता है जो कि गोल्डन जोन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर स्टॉक का पिछला हाई भी बना हुआ है। बहुत हाई चांसेस है अगर ये सपोर्ट टेस्ट होके ऊपर बाउंस लेता है तो ये जोन हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि हम इसके और छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें दिखता है एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से, और ये एक जोन दिखता है हमें। हालांकि ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, बट बहुत कम चांसेस है कि इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि इसी के नीचे एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का जोन ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर ये जोन टूटता है तो ये वाला जोन टेस्ट होने की बहुत बड़ी संभावना है। चैप्टर 11, सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ अच्छी कंपनी होना ही काफ़ी है? दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं। आज हमने लगभग 20 मिनट एक कंपनी को समझने में लगाए। हमने देखा इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी, इंडियन नेवी का इंपॉर्टेंस, वॉरशिप्स कैसे बनते हैं, सबमरीन्स कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, मैज़गॉन डॉक का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, और मार्केट के सेंटिमेंट चार्ट पर कैसे दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या एक अच्छी कंपनी होना ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होने की गारंटी है? और इसका जवाब है नहीं। यही वो जगह है जहां बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स गलती करते हैं। उन्हें कंपनी पसंद आ जाती है और वो मान लेते हैं कि स्टॉक भी ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में बिजनेस को नहीं, उस बिजनेस की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को प्राइस करना होता है। अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं तो कभी कभी एक बहुत अच्छी कंपनी का स्टॉक भी सालों तक एवरेज रिटर्न्स दे सकता है, और कभी कभी एक एवरेज कंपनी भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म करके शेयर होल्डर्स को सरप्राइज कर सकती है। इसलिए बिजनेस और वैल्यूएशन दोनों को साथ में देखना बहुत ज़रूरी होता है। 90% रिटेल इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात शेयर करना चाहता हूँ। जब भी कोई डिफेंस स्टॉक न्यूज़ में आता है या कोई बड़ा ऑर्डर अनाउंस होता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। हेडलाइन देखते ही डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑर्डर कितना बड़ा है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी क्या है, मार्जिन पर इम्पैक्ट क्या होगा, क्या मार्केट ने ये न्यूज़ पे पहले से प्राइस कर ली है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टोरी अब भी उतनी ही स्ट्रांग है। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्फॉर्मेशन से नहीं बनता, इन्फॉर्मेशन को समझने से बनता है, और इस इन्फॉर्मेशन को पेशेंस के साथ इवेल्युएट करने से बनता है। इसी वजह से हर स्ट्रांग लुकिंग कंपनी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाती, और हर गिरता हुआ स्टॉक ऑटोमेटिकली खराब बिजनेस नहीं होता। कंटेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं कहूँगा, ये सिर्फ शिप्स बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी बिल्ड करने वाली इंजीनियरिंग कंपनी है, और शायद इसी वजह से इस बिजनेस को समझने के लिए सिर्फ बैलेंस शीट देखना काफ़ी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा इंडिया की डिफेंस पॉलिसी, नेवल मॉडर्नाइजेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर जाकर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जब ये सारे पीसेज एक पजल की तरह कनेक्ट होते हैं, तब जाकर एक इन्वेस्टर को बिजनेस की असली पिक्चर दिखाई देती है। चाहे आप मैज़गॉन डॉक एनालाइज कर रहे हो या किसी और कंपनी को, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से सिर्फ एक स्टॉक की इन्फॉर्मेशन लेकर मत जाइए, एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क लेकर जाइए। हमेशा ये 5 सवाल पूछिए। पहला, कंपनी एक्चुअली पैसा कैसे बनाती है? दूसरा, इस बिजनेस का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? तीसरा, क्या फाइनेंशियल्स बिजनेस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं? चौथा, सबसे बड़े रिस्क क्या हैं? और पांचवा, क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है? अगर आप हर कंपनी के साथ ये 5 सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं, बिजनेस देखना शुरू कर देंगे, और मेरी नज़र में यही इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि आज के टाइम में 20 मिनट देकर किसी बिजनेस को समझना अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। मेरा ऑब्जेक्टिव है चैनल पर सिर्फ स्टॉक प्राइजेस डिस्कस नहीं करना। मैं चाहता हूं कि हम कंपनीज को उस नज़रिए से समझें जिस नज़रिए से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स देखते हैं, बिजनेस के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के थ्रू। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर हफ्ते हम इसी तरह एक कंपनी की कहानी लेकर आएंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगली किस कंपनी की स्टोरी आप देखना चाहते हैं। हो सकता है अगली वीडियो उसी कंपनी पर हो। और हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव किसी भी स्टॉक में बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन देना नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिजनेस की कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, और याद रहे,
स्टॉक के पीछे हमेशा एक बिजनेस होता है और जो बिजनेस को समझ गया वही इन्वेस्टिंग का असली गेम समझ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।